नमस्कार, मैं राजन चौधरी। आपका स्वागत है बस्ती खबर में। आज हमारे साथ हैं प्रैक्सिस विद्यापीठ के चीफ ट्रस्टी श्री सुशांत पांडे जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की नई शिक्षा नीति जो केंद्र की मोदी सरकार ने 29 जुलाई 2020 को पारित किया, पूरे देश में लागू किया, उसको बनाने से पहले देश के तमाम शिक्षाविदों, प्रोफेसर्स और जो उस लेवल में शैक्षिक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, संगठन थे, उसमें काम कर रहे थे ये दिशा में, एजुकेशन की दिशा में, उनसे ये राय मांगे गए कि क्या जो है इसमें किया जाए कि ये बेटर रहे आगे भविष्य के लिए, लोगों के जो है बच्चों की शिक्षा को लेके। उसमें आपने भी कुछ सुझाव दिए और वो भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया। इस छोटे से बस्ती ज़िले में रह के आपने ऐसा कौन सा सुझाव दिया जो भारत सरकार को पसंद आया? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से सुझाव थे। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती खबर की पूरी टीम को। और ये सही है कि कुछ सुझाव हमने दिए थे और भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो सुझाव दिए गए थे वो वैसे तो वो करीब पुलिंदा था सुझावों का, समाधान का। 30 पेज का पूरा एक बहुत गहन अध्ययन करके एक रिपोर्ट हम तैयार किए थे कि भारत में शैक्षिक व्यवस्था हो कैसी, और जिसको ध्यान में रखते हुए MHRD ने उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है माई गवर्नमेंट, उस पर उन्होंने पूरे भारत से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के हर एक सेक्शन के जो भी लोग थे उनसे सुझाव मांगे थे। उसमें चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था कि जहां से सुझाव नहीं मांगे गए। और एक उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम था चिंतन शिविर। उस समय जो MHRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे, और उस चिंतन शिविर में सब लोगों को जिसके सुझावों को गवर्नमेंट ने समझा कि ये कुछ प्रेरणादायक हैं या वो सुझाव लेने योग्य हैं, उनको उन्होंने बुलाया। उसमें से मुझे भी बुलाया गया और बाद में वो जो लोगों की कमेटी थी उसको बहुत ही सिंक्रोनाइज करके सिर्फ 150 लोग फाइनली रह गए, और उसमें से भी मुझे मतलब प्रतिभाग करने का मौका मिला। और उन सुझावों में जो मुख्य 3 सुझाव जो मेरी तरफ से जो सरकार को कहीं ना कहीं वो अपने मसौदे में उन्होंने रखा, जिसमें से पहला तो ये था कि जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था थी, गुरुकुल परंपरा थी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। और बच्चों में ज़्यादातर करके जो एक नैतिक मूल्य थे वो क्षरण होता चला जा रहा है। तो नैतिक मूल्यों का अभाव होता चला जा रहा है। तो उसका रीज़न क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS इन सब की परीक्षाओं को पास करने के बाद एक अच्छे संस्थान में एडमिशन पाने के उपरांत भी बच्चे क्या करते हैं, कहीं कोई सुसाइड कर ले रहा है, कहीं कोटा में आप आए दिन सुनते हैं आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के अभाव की वजह से वो किसी गलत दिशा की तरफ वो आसानी से मुड़ जाते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि मैं ज़्यादातर नैतिक मूल्यों पे और बच्चों की शुरू की जो पढ़ाई है वो किस तरीके से हो, उनको कैसे समुदाय और समाज के साथ कैसे जोड़ा जाए, उस पे मेरा फोकस था कि 4 दीवारी तक बच्चों की पढ़ाई को सीमित ना रखा जाए, शुरुआती समय से ही बच्चों के ऊपर बोझ ना डाला जाए, और उनको एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाए। तो जिसके तहत एक तो ये था कि उनको जो पढ़ाई है, बच्चों की जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के जो माहौल को समझते हुए उसमें अपने आप को ढाल सकें, और जो उनकी जो लर्निंग है, जो प्रक्रिया है समझने की, वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना होकर के व्यवहारिक ज्ञान में आए। इसके लिए सिलेबस बनाया जाए। दूसरा एक जो सुझाव था कि जो हम बच्चों का अप्रेजल करते हैं, जो हम उनको रिजल्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, कि हम आज के दौर में बच्चे के मार्क्स के ऊपर उसको घर में इज्जत मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है कि किसी का बच्चा अगर 99% पाया है तो उसका अगला ये ध्येय रहता है कि 99.99 क्यों नहीं है, क्यों वो 100 नंबर में से 100 नंबर नहीं पाया, क्यों वो 60 नंबर पाया। मतलब सारा कुछ जो होता है वो मार्क्स और नंबर और स्कोर तक ही सीमित रह गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम हो सकता है कि कोई एक बच्चा या कोई एक विद्यार्थी अच्छे नंबर पा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके व्यवहार में वो चीज़ें ना हो।
व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके जो अंक पाए हुए हैं, उस पर्टिकुलर जो अंक पाया वो तो एक सिर्फ अंक गणितीय और एक तरीके से एक भाषाई ज्ञान है, और वो एक तरीके विषय परक ज्ञान है। विषय की समझ तो विकसित हो, लेकिन बच्चे का जो रिजल्ट कार्ड बने वो सिर्फ उसमें स्कोर तो दिया ही जाए, साथ ही उसके साथ पढ़ने वाले लोग, उसके माता पिता, उसके जो टीचर्स हैं, उनके भी फीडबैक को शामिल किया जाए। तो ऐसे ही कई सुझाव थे जो मतलब सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। ये जो नई शिक्षा नीति है 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके 5+3+4 की नई व्यवस्था लागू की गई है। जी जी। ये किस तरह का वर्गीकरण है ये? जी, दरअसल अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो 34 साल बाद, चूँकि 1968 के बाद 1986 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु कार्य किया गया, और बीच में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया, उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज जो आया वो 2020 जो ये 29 जुलाई को जो ये नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया, उसको कहीं ना कहीं इस स्तर पे ही लाया गया था कि जो पुराना जो हमारा जो विद्यालय का जो करिकुलम होता था, जिस तरीके से यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई थी कि 10+2 करके, उसको 5+3+3+4 की व्यवस्था में चेंज किया गया। अब 5 का मतलब अगर हम आपको बताएं तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ पे जो 5 कहा गया, वो 5 का मतलब है कि अब सरकार जो है, पहले किसी भी स्कूल में अगर देखा जाए तो नॉर्मल आप सामान्य जगहों पे कक्षा 1 से ही बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते थे, लेकिन अब वो 5 का मतलब ये है कि शुरू के 3 साल, मतलब तीसरे साल में बच्चा किंडरगार्टन में जाएगा, चौथे साल में एलकेजी में जाएगा और 5वें साल में यूकेजी में। उसके बाद छठे साल में वो जाएगा फर्स्ट में, और 7वें साल में वो जाएगा आपका सेकेंड में। तो मतलब जो शुरू के 8 साल, पैदा होने से 8 साल तक जो बच्चा एक तरीके से किंडरगार्टन से लेकर के और सेकेंड स्तर तक, यानी कक्षा द्वितीय यानी क्लास सेकेंड तक वो जो है पढ़ाई करेगा, और पहली और दूसरी कक्षा में उसके कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न नहीं होंगे। तो ये तो 5 का मतलब हुआ। 5+3+3 में 5 का मतलब ये हुआ। अगला जो 3 ईयर है, जिसको हम 8 साल से 11 साल कह सकते हैं, उसमें बच्चा जाएगा 3rd to 5th का कोर्स वो पूरा करेगा। ये जो पहला जो फाउंडेशन बैच जिसे हम कहा गया, जो शुरू का 5 जो कहा गया, वो दरअसल एक फाउंडेशन बैच नाम से उसको जाना जाए, और जिसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जिसमें बच्चा कुछ उसके सिलेबस में ज़्यादातर जो व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर उसकी पढ़ाई होगी। और यहाँ से जो 5 के बाद जो 3 है, जिसमें 8 से 11 साल की अगर हम बात करें, यहाँ पे बच्चा मतलब व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको कुछ सिलेबस का भी ज्ञान कराया जाएगा और विषय परक कुछ उसको जानकारी दी जाएगी। फिर अगला जो आता है 5+3 के बाद फिर अगला जो 3 है, उसमें बच्चा जो है 6 to 8 तक का उसमें ज्ञान अर्जित करेगा, जिसमें बच्चों को उसकी जो मदर टंग है उसमें भी पढ़ाई कराई जा सकती है। अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे या स्कूल चाहे, बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल बनाने के लिए कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था हर स्कूल को करनी पड़ेगी, जिसमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, और जो भी उसके विषय हैं वो विषय तो वो पढ़ेगा, साथ साथ उसको एक भारतीय विषय अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है वो संस्कृत हो सकता है उर्दू हो सकता हो वो किसी ऐसी भाषा हो जो वो पढ़ना चाहे, तो ऐसी भी भाषा का उसको एक मतलब अलग से एक अध्ययन करना पड़ेगा। और अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अगला 4, जो 5+3+3+4, जिसमें 9 से लेकर के 12 तक की जो शिक्षा व्यवस्था है। इसमें नई शिक्षा नीति में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसके तहत जो हमारे यहाँ एक बोर्ड सिस्टम चल रहा करता था, वो बोर्ड सिस्टम ख़त्म होगा। और इस बोर्ड सिस्टम को जो हमारे यहाँ होता था कि 10th में लड़का बोर्ड देता था, 12th में बोर्ड देता था, अब उसको ख़त्म करके सरकार ने सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होगा कि एक साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, और इस तरीके से कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट होगा बच्चे का। मतलब ऐसा नहीं है कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता था तब उसका बोर्ड एग्ज़ाम का हल उसका रिजल्ट आता था। अब साल भर में 2 एग्ज़ाम होंगे, इस हिसाब से 4 साल में 8 एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ लागू की सेमेस्टर सिस्टम। दूसरा एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि अब बच्चा इसके लिए नहीं बाध्य होगा कि वो साइंस स्ट्रीम से है तो उसको साइंस ही पढ़ना है। अगर कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में गणित हो, कला वर्ग हो,
और विज्ञान वर्ग हो या फिर जो है कॉमर्स हो, उसमें ये कोई कठोर पालन नहीं होगा, बच्चे स्वतंत्र हैं, अपने किसी भी पाठ्यक्रम को लेकर पढ़ सकते हैं। ऐसा तो पहले भी था, इसमें फिर नया क्या है, ये चीज़ जोड़ा गया है? देखिए क्या है कि स्वतंत्रताएं तो पहले भी थी लेने जी की, पाठ्यक्रम चूज करने की, लेकिन आज हमारे भारतीय समाज में एक बहुत एक जिस तरीके से जो स्कूल सिस्टम बनाया गया था उसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से विषय का जो चुनाव होता है, जो ये बनाया गया कि आर्ट मतलब हिंदी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ये सब एक आर्ट डिवीज़न के सब विषय कहे गए। साइंस मतलब विज्ञान, मैथ हुआ या बायोलॉजी हुआ, इन सबको एक साइंस का विषय कहा गया। और इस हिसाब से एक कहीं ना कहीं आर्ट के बच्चों को या विद्यार्थियों को एक हीन भावना से भी एक देखा जाता था। जो विद्यार्थी होते थे कि उनको एक थोड़ा सा कमतर आंका जाता था। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं बच्चों में भी आपस में एक भावना होती है कि हम मैथ्स तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज मैथ्स के साथ साथ मैं बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैथ्स के साथ साथ जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैथ्स के साथ साथ एनवायरनमेंट पढ़ना चाहता हूँ। अब आपको मैं एक उदाहरण दूँ कि जैसे कोई इंजीनियरिंग का छात्र है, वो हो सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हो, वो पुल बनाना जानता हो, उसको पुल बनाना सीखना है, लेकिन उस पुल बनाने से कहाँ का एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होगा, वो पानी रुकेगा या वो डैम बनाएगा पानी रुकेगा, तो उस पानी रुकने की वजह से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो विषय है इसको हम आर्ट और साइंस ना कह के हम इस तरीके से कह सकते हैं, एक सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, एक हार्ड साइंस कह सकते हैं। तो मानवीय मूल्यों का भी विषयों में बहुत आवश्यकता होती है हर विषय को समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो साहित्यिक विषय होते हैं जिसमें हम अगर हिंदी या अंग्रेजी की बात करें तो ये बच्चों के जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो बच्चों की एक प्रोफाइल होती है, जो स्टूडेंट की एक आगे चल के जो एक नैतिक मूल्यों को जो वो पाएगा, वो अग्रसर होगा, एक समाज में अच्छा व्यक्ति बनेगा, कहीं ना कहीं साहित्य उसको बहुत कुछ देता है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाते थे। जो ऐसे लोग होते थे जिनको मन भी करता था लेकिन नहीं ऐसा हो पाता था कि मैं भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। अब सरकार ने पूरी छूट दे दी है कि अगर कोई बच्चा है उसको आर्ट का वो कला बनाना चाहता है, वो कोई एक पेंटिंग करना चाहता है, तो वो मतलब फ्लेक्सिबल है कि आप मैथ्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले। इससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर सिस्टम का प्रभाव नहीं होगा कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको यही लेना है। अब बच्चा स्वयं की इच्छा से सब विषय का चुनाव कर सकेगा। और ये कहीं ना कहीं आप विद्यार्थियों को आज़ादी दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अपने चुनाव, जो अपने विषय का चुनाव आपको करना, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने रुचि के हिसाब से जब वो विषय का चुनाव करेगा तो वो दोनों विषय के तरफ उसका जो आकर्षण होगा वो बराबर होगा, और इससे जो है वो कहीं ना कहीं स्वानंदित होकर के वो आगे बढ़ेगा और उस विषय में बहुत अच्छा कर पाएगा। नई शिक्षा नीति में जैसा कि दिया गया है, ये भी जोड़ा गया है कि शिक्षकों को जागरूक करने के अलावा अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाए। तो अभिभावकों को जागरूक करने को लेके इस पे छात्रों के बेहतर शिक्षा से क्या संबंध है? देखिए, हम सब जागरूक करके कैसे जो है ये प्रश्न आपका बहुत ही जेन्युइन है, और कहीं ना कहीं ये सबको जानना चाहिए कि आज जो भी है, हम एक स्कूल, एक जो प्रणाली है उसमें सबसे जो अहम रोल होता है, जैसा कि एक बहुत बड़ा फ्रेज कहा जाता है कि प्राथमिक स्कूल, जो बच्चे का पहला स्कूल, जो पहला विद्यालय, उसका परिवार ही होता है। तो कहीं ना कहीं पहली जिम्मेदारी परिवार की होती है, और परिवार से ही बच्चा ज़्यादातर जो उसके व्यवहार में चीज़ें आती हैं वो परिवार से ही आती हैं। और मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ जी, प्राथमिक पाठशाला, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे एक क्रिकेट मैच है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, और क्रिकेट मैच हम तभी जीत सकते हैं जब हमारी बैटिंग भी अच्छी हो, हमारी फील्डिंग भी अच्छी हो और हमारी बॉलिंग भी अच्छी हो। अगर आप कोई एक चीज़ अच्छा कर देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप मैच जीत सकते हैं। तो मैं इस पूरे सिस्टम को, जिसमें विद्यार्थी को मैं रखता हूँ कि वो बैटिंग कर रहा है, मैं एज अध्यापक को रखता हूँ वो बॉलिंग कर रहे हैं, और फील्डिंग हमारे अभिभावक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तीनों को अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जो जिस जगह पे हैं। अगर मान लिया विद्यार्थी को हम हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए स्कूल में, विद्यालय में रहता है, बाकी समय उसको परिवार के साथ बिताना है। अब
मान लिया अगर स्कूल से उसको होमवर्क दिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो व्यवहारिक हैं वो घर पे जो कर रहा है, तो जितने देर मान लिया विद्यालय में है, विद्यालय तो अपने स्तर से सुधार करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन अगर अभिभावक में वो चीज़ नहीं है, आज के समय में थोड़ा सा कहने में भी ये वो लग रहा है कि पहले होता था कि अभिभावक और विद्यार्थी और जो है टीचर, जो अध्यापक, इनका संबंध आपस में बहुत परस्पर बहुत ही कहीं ना कहीं मृदुल हुआ करता था और एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था। धीरे धीरे इसका क्षरण होता जा रहा है, जैसे जैसे ये एक इंग्लिश का टर्म की प्रोफेशनलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, उस तरीके से कहीं ना कहीं आज इस संबंधों में भी गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आ गया है। तो हम चाहेंगे कि अगर नैतिक मूल्य जिंदा रहेंगे, अगर हम व्यवहार में बच्चों को परिवार के द्वारा ही वो शिक्षा मिलेगी, तो इससे विद्यालयों का भी मतलब कहीं ना कहीं उनको भी मदद मिलेगी और अभिभावक इसमें एक बहुत अहम कड़ी है। अगर वो बच्चा कोई शिकायत लेके किसी अभिभावक के पास जाता है कि हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई या ऐसा हो गया, तो अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के तरफ से बच्चे के लिए ऐसी कोई चीज़ तुरंत ना सोच ले या तुरंत ना उस पर एक्शन ले जब तक कि वो उसकी सच्चाई को ना जाने। हो सकता है कि उससे बच्चे के मन पे एक नेगेटिव असर पड़े, इसलिए अभिभावक एक बहुत अहम कड़ी है। और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विद्यालय भी, कई ऐसे विद्यालय हैं जो उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी अपना रोल बहुत अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जो ये नई शिक्षा नीति है उसने इस नीति ने कुछ ऐसा जरूर, जितने भी उसमें टर्म्स और कंडीशन लिखे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं अभिभावक का रोल भी अहम हो गया है। चाहे वो आप बात कर लीजिए कि विद्यार्थी के अप्रेजल से लेकर के विद्यार्थी को विषय परक जानकारी दिलाने से लेकर के आगे तक हायर एजुकेशन तक। एक ज़रूरी सवाल ये है कि भारत की नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि प्रत्येक छात्रों के बौद्धिक विकास पे जो है प्राथमिकता दिया जाए। ऐसे में जो भारी भरकम संख्या वाले जो विद्यालय हैं हमारे देश में, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की संख्या स्टूडेंट्स की काफ़ी अधिक है, वहाँ पे प्रत्येक छात्र पे इस तरीके से उनके बौद्धिक विकास को रखना, ये विद्यालय प्रबंधन के लिए एक चुनौती जैसी लगती है। ये कैसे जो है सामंजस्य बैठा पाएंगे आप? इसमें दो बातें हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 12 तक की पढ़ाई के बाद की जो पढ़ाई है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना दर्शकों को, और आपके द्वारा जो है विभिन्न दर्शक जो आपकी बस्ती खबर मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि जो 12 के बाद, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो जो भी ऐसे लोग जो विद्यालय चला रहे हों या ऐसे लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे हों, उनको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो अभी तक हमारी ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें हम ग्रेजुएशन जो करते थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो 3 साल का होता था, 3 वर्ष पाठ्यक्रम होता था। और उसके बाद कुछ दो तरीके के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, एक बीए, बीएससी, बीकॉम, और एक तरफ होता है बीटेक या बीआर्क या एमबीबीएस, उसको अगर हम देखें तो जो ये पाठ्यक्रम था बीटेक का, ये 4 साल का होता था, 4 वर्षीय, और बीए 3 वर्षीय होता था। अब इन सबको इनको ख़त्म करके, इन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को ख़त्म करके, पहले ये भी होता था कि अगर आप 2 साल पढ़ाई किए उसके बाद छूट जाता था तो आप फिर से 1 साल से शुरू करना पड़ता था। इस नीति में, शिक्षा नीति में ये भी व्यवस्था की गई है कि ये जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम था इसको ख़त्म करके एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप प्रथम ईयर में यानी प्रथम वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तृतीय वर्ष अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, जिसके लिए आप नौकरी या कहीं और जाना चाहें तो एलिजिबल हो गए। लेकिन इसमें एक व्यवस्था और भी की गई कि अगर आप उस सब्जेक्ट या उस विषय को और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए चौथा वर्ष भी मिलेगा, और चौथा वर्ष जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का काम करना है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को जानना उस सब्जेक्ट के बारे में। तो कुल मिला जुला करके जो लोग अब इसके ऊपर चलते हैं, मान लिया इसके बाद आपको मास्टर्स करना है, तो जो लोग ऐसे प्रोग्राम करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट में 3 साल वाले हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, उनको मास्टर्स करने के लिए 2 साल और देना है, तो वो मास्टर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले लोग हैं उनको मास्टर्स करने के लिए सिर्फ 1 साल और देना है, पहले उनको भी 2 साल देना पड़ता था। तो मास्टर्स यानी जो भी स्नातकोत्तर वाली शिक्षा है उसको भी सरकार ने बढ़ावा देने के लिए जब मतलब एक पाठ्यक्रम इस तरीके का लॉन्च किया है कि, और दूसरी एक सबसे अहम बात कि
आप किसी भी वर्ष में, जैसे आपने मान लिया बीए शुरू किया, तो आप पहला वर्ष आपने पढ़ा, आपको पैसे की कमी आ गई या कोई बात हो गई, आपने छोड़ दिया, सिर्फ सर्टिफिकेट मिला आपको, तो आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बाद फिर से आप आए, तो आपको फिर से पहले वर्ष से नहीं शुरू करना, आप द्वितीय वर्ष से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, या द्वितीय वर्ष में छोड़ दिया तो तृतीय वर्ष से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला, बहुत ही अच्छे तरीके से ये रखा गया नई शिक्षा नीति में। और एक ये दरअसल सही मायने में एक समय ये जब इसके मतलब मास्टर से ऊपर की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है ये कि हायर एजुकेशन में इसको कैसे हम देखेंगे, और बहुत सारे जो आपका प्रश्न था कि ऐसे जब संख्या के बारे में कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे संख्या इतनी ज़्यादा है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। तो सरकार एक ऐसे पोर्टल का निर्माण भी कर रही है जिसमें जो लोग जिस तरीके से इसको लागू करना है उनके लिए टीचर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से और आपस में जो भी नियम या कोई भी ऐसे कार्यविधि नया अगर कोई विद्यालय शुरू करता है तो उस पोर्टल पे हम शेयर करेंगे एक दूसरे को। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि स्नातकोत्तर के बाद एमफिल जो डिग्री थी उसको हटा दिया गया है इस वर्ष से, मतलब नई शिक्षा नीति में सीधे कोई बच्चा स्नातकोत्तर यानी पीजी के बाद वो सीधे जा करके वो पीएचडी कोर्स कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए इस नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि जो विदेशी विश्वविद्यालय थे उनको इंडिया में बुला रही हैं। टॉप 100 विश्वविद्यालयों को, जो विश्व के जो 100 विश्वविद्यालय हैं उनको इंडिया में अब आने पे जो है, पहले आने में उनको कुछ सरकारी नियम बहुत कड़े हुआ करते थे, अब उसको खत्म कर दिया गया है, बहुत सारे नियमों में ढिलाई बरतते हैं। नई शिक्षा नीति में दिया गया है शिक्षण संस्थानों के पास ओपन लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के विकल्प होंगे। जी जी। ऐसे में आप भी एक प्रतिष्ठित जो है शैक्षिक संस्थान से हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लास की कक्षाएं और ऑनलाइन लर्निंग ये दोनों कहीं ना कहीं सरकार को हर शैक्षिक संस्थान के लिए मैंडेटरी करना चाहिए, अनिवार्य रूप से ही किया जाना चाहिए। आपका क्या इसमें विचार है? आपका कथन पूर्णतः सत्य है, और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं इसको भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया। और ये नई शिक्षा नीति बनाते समय ये जो हम कोविड सिचुएशन से भी रूबरू हुए तो उसको बहुत सारे जो इस पूरे वर्ष में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम ही बच्चों का ये स्रोत बना। तो ऐसे जो है समय से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति ने एक बहुत ही बढ़िया एक पोर्टल लॉन्च करने का प्रयास किया जाएगा जिसका नाम रहेगा NETF। तो ये जो होगा बेसिकली इसका काम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम। तो इस फोरम का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दे सकें, ऑनलाइन जो बच्चों के जरूरी पाठ्य सामग्री है उसको उपलब्ध करा सकें, लोगों तक पहुंचा जा सके, और विद्यालयों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा प्रोवाइड कराने पे भी सरकार की ये बात चल रही है कि जिससे धीरे धीरे ऑनलाइन या ऐसे जो है शिक्षाओं को, दूरस्थ शिक्षाओं को एक जगह पे हम जोड़ सकें। तो सरकार इस पे भी ध्यान देने के लिए अभी NEP में व्यवस्था कर रही है। अच्छा, एक दो जरूरी बात कि NEP जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक स्कीम, एक नीति है, एक पॉलिसी है जो पास हुई है। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे आएंगे, विदेशी जो विश्वविद्यालय यहाँ पे आएंगे, उनके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा कि उनको अगर यहाँ पे हमको लाना है तो कौन कौन से नियम उनको फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि एक इसका एक आपको निगेटिव एस्पेक्ट भी, एक जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई बाहर की विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पे आए, हमारे जो अच्छे प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको हाई सैलरी दे करके, हाई पैकेज दे के अपने यूनिवर्सिटी में रख लें, या फिर उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से भी हमें हो सकता है जाना पड़े। तो जब इसके लिए जब एक्ट बन जाएगा, रूल बन जाएगा, तो उन सब चीज़ों पे लगाम लगाई जा सकेगी, और तब कहीं ना कहीं जा करके जो आपका ये नई शिक्षा नीति के नई दिशाओं को हम पा सकते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बस्ती ज़िले से नई शिक्षा नीति में दिए गए आपके सुझाव को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, इसको लेके आप खुद को क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आपके कोई ऐसे विचार जो भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में उसको शामिल किया,
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं इस सफलता पे आपको क्या जो है बहुत बहुत कहेंगे? धन्यवाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मैं चूंकि मैं खुद भी प्रेक्सिस विद्यापीठ अपना जो विद्यालय है ये परिवार है, और इसी के तहत कई बच्चों के भविष्य को हम लोग बना रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यालय ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों या उसके जो भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं वो कहीं उनके ऊपर कोई वो कुछ ना अच्छा सीख पाए। हर विद्यालय कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश और प्रयत्न करता है, और हम भी यही चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक विद्यालय या एक जगह तक सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जिस जगह से पले बढ़ें, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और यही जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि आज हर व्यक्ति का परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है, समाज के प्रति होती है, वैसे उस जगह प्रति होती है जहाँ से वो पला बड़ा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं यहाँ आकर के एमएनसी की जॉब छोड़ करके और यहाँ पे ये जो कार्य कर रहा हूँ उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आज मैं ये चाहता हूँ कि हम आज ये जो शैक्षणिक नीति में मेरा जो ये सुझाव या शामिल हुआ, या मुझे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के वहाँ अपनी बात, चूँकि मैं पूर्व में भी सार्क यूथ कंट्रीज़ के सम्मेलन में सम्मिलित हो चुका हूँ। भारत सरकार ने मुझे भारत और चीन डेलीगेशन में यूथ एम्बेसडर बना के भी मुझे भेजा है। तो पूर्व में भी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने भारत का पक्ष रखने की कोशिश की और रखा भी हूँ। और ऐसे जो मौके मिलते हैं उनसे आप अपने आप को ये ज़रूर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप अगर पूरे एक बड़े स्तर की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर अगर है, तो आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस जगह पे कार्य कर रहे हैं, वहाँ के लोगों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के द्वारा कितना उनको आप अवेयर कर सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं जब आप किसी काम में तल्लीन होकर के कोई काम करते हैं जिसको आप दिल से जिसमें जुड़े होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और कोई बड़े मीटिंग्स में या एसी में बैठे लोगों में, या जो आप सोचते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ बन के आ जाती हैं, वहाँ कुछ नया नहीं होता है। वहाँ वही चीज़ बात की जाती है जो हम आपसे ज़रूरी जानने वाली चीज़ें हैं। और ये अच्छी पहल है सरकार की कि कम से कम इस बार बाहर निकल के लोगों की राय ली गई, लोगों से जाना गया और लोगों के द्वारा लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई गई। तो मुझे तो एक मौका था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे ये मौका मिला। मैं ये भी चाहूँगा कि हर प्रदेश के और देश के हर जनपद में इसकी कार्यशालाएं भी आयोजित हों। वहाँ के जो भी संबंधित जिलाधिकारी महोदय या संबंधित अधिकारी हों, इसकी कार्यशाला आयोजित करें और लोगों तक इसकी बात पहुँचाएँ। और मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी संस्था या कोई भी ऐसा विद्यालय अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहता हो, तो मैं बहुत इसके लिए सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि मुझे एक बार इसके लिए वो कहें। मैं ज़रूर उनको इससे संबंधित नई शिक्षा नीति संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारत की नई शिक्षा नीति पे हमारी इस खास बातचीत में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.